वेलकम गाइस, आई एम आशुतोष योगी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल योर एम्बिशन पर। आज हम 1 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में बातचीत करने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ में। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ में। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप यू लाइक इट और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। तो हम शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यानी कि खिलौनों का म्यूजियम, ये कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? ये गांधीनगर में बनाने की घोषणा की गई है। तो बताइए गांधीनगर कहाँ है? गांधीनगर है गुजरात में। तो यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ बनेगा? ये बनेगा गुजरात के गांधीनगर में। कौन बनाएगा इसको? इसको चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी। उसके तहत एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बाल भवन प्रोजेक्ट। उसके तहत इसको बनाया जाएगा और लगभग 1500 करोड़ की राशि का इसमें लागत आएगी। और इस जो टॉय म्यूजियम में है, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। कितने? 11 लाख से भी ज़्यादा। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के खिलौने, तो उनकी प्रदर्शनी, उनका म्यूजियम में उनकी प्रदर्शनी को लगाया जाएगा। यह है टॉय म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में। अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात के सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। इतना याद रखिएगा। और गुजरात में इन विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा 182 मीटर ऊंची, वो भी कहाँ है? गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में राबो बैंक द्वारा जारी रैंकिंग में भारत की कौन सी एकमात्र डेयरी कंपनी ने टॉप 20 ग्लोबल डेयरी कंपनियों की लिस्ट में जगह बनाई है? तो राबो बैंक। अब ये राबो बैंक जो है, इन्होंने अभी डेयरी जो कंपनीज होती हैं, तो दुनिया की टॉप डेयरीज कंपनियों की रैंकिंग अभी इसने जारी की है। तो उसमें ओनली भारत की केवल एक कंपनी है, अमूल। और इसका है उसमें 16वां स्थान। तो 16वां स्थान है, यानी कि इसने टॉप 10 में तो नहीं लेकिन टॉप 20 में जगह बनाई है, इसीलिए ये चर्चा में है। तो अब अमूल की बात आई है तो हम अमूल के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि अमूल कहाँ है। तो अमूल जो है ये गुजरात में है। और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का एक ये डेयरी ब्रांड है। किसका डेयरी ब्रांड है? GCMM ऐप का। GCMM ऐप मतलब गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। इसका ये एक डेयरी ब्रांड है अमूल। और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। और बात आ जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है आणंद में। आणंद गुजरात में है। इसको आणंद भी बोलते हैं, इसको आनंद भी बोलते हैं। तो इसका मुख्यालय आनंद में है। अब बात कर लेते हैं राबो बैंक की। ये राबो बैंक का लोगो है। ये बहुत ही अच्छा लोगो है, देखिए, इसीलिए मैंने ये लोगो का फोटो भी आपको दिखाने के लिए लगाया है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1972 में। कब होती है? 1972 में राबो बैंक की स्थापना होती है। और कहाँ का बैंक है ये? इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हम बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन से देश ने भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनेस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने का निर्णय लिया है? तो सबसे पहले सुनिए, ये कांस्य है, कांस्य। तो कांस्य प्रतिमा किन की बनेगी? डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनेस की। और कहाँ बनेगी? ये बनेगी चाइना में। अब चाइना में क्यों बनेगी? इसकी भी एक खास बात है। खास बात यह है कि चाइना में जब चीन पर जापान ने हमला कर दिया था, तो उस दौरान वहाँ के तत्कालीन जनरल के आग्रह पर एक डॉक्टर का दल इंडिया से गया था, जिसके लीडर कौन थे? उसके लीडर थे डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनेस। और डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनेस ने चाइना जाने के बाद माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जो चीनी क्रांति हुई थी, उसमें महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। तो इनके नाम पर चीन ने 1992 में वहाँ स्कूल्स भी बनाए थे। और अब उसी स्कूल के एक गार्डन में इनकी अभी एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण वहाँ किया जाएगा। तो ये है द्वारिकानाथ कोटनेस। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने कौन से खेल में पहली बार ओलंपियाड गोल्ड जीता है? तो ये पहली बार ओलंपियाड गोल्ड अपने भारत ने
शतरंज में जीता है, शतरंज में। अब ये जो जीता है ये रशिया और इंडिया दोनों ने कंबाइंड फॉर्म में जीता है। अब कंबाइंड फॉर्म में क्यों जीता है? क्योंकि रूस और इंडिया ने संयुक्त विजेता इसलिए रहा है क्योंकि जब इंडिया की सेकंड पारी खेलने के टाइम टाइम आता है तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट वहाँ पे हो गया था। इसके कारण इंडिया अपनी सेकंड पारी खेल नहीं पाया, उसको समय नहीं मिल पाया। इसीलिए रशिया को और इंडिया को दोनों को कंबाइंड फॉर्म में वहाँ विजेता घोषित किया गया। और तो गोल्ड किनको मिलेगा? दोनों को एक साथ गोल्ड दिया जाएगा। ये शतरंज में भारत के पास पहली बार ओलंपियाड गोल्ड भारत की लिस्ट में आएगा शतरंज की श्रेणी में। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन की बात हमने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास कि हाल ही में बोंडा जनजाति चर्चा में है, निम्न में से बोंडा जनजाति के संदर्भ में सही है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये बोंडा जनजाति है। तो ये बोंडा जनजाति के किसी एक सदस्य की फोटो में आपके सामने लाया हूँ। इनका जो पहनावा होता है, कॉस्ट्यूम होती है इनकी, बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ये बोंडा जनजाति चर्चा में क्यों आई? क्योंकि अभी बोंडा जनजाति के सदस्यों में से 5 सदस्य कोविड-19 से संक्रमित हुए मिले हैं। और बोंडा जनजाति एक तरह से कम शिक्षित जनजाति है और ये जंगलों में रहती है। तो इनमें अभी इनकी जनजाति पर खतरा मंडरा रहा है, तो इसीलिए ये अभी चर्चा में आई है। और ये भारत की लगभग सबसे प्राचीनतम ट्राइब है, प्राचीनतम जनजाति। कैसे हैं? 60,000 साल पहले, लगभग 60,000 साल पहले साउथ अफ्रीका से ये भारत आई थी। और लगभग छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में ये जाति सिर्फ पाई जाती है। वहाँ पे पहले तो देखने को ही बहुत कम मिलती थी क्योंकि वो जंगलों में रहती थी, फिर बाद में शहरों में आने लगी, तो अब जाके ये दिखने लगी है। तो जो बोंडा जनजाति है इनकी जो भाषा है वो रेमो भाषा है। तो अब इन संदर्भ पर हम बात करते हैं कि समुदाय की भाषा रेमो है। मैंने अभी भी कहा था इनकी भाषा रेमो है, सही है बिल्कुल। ये छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये बात भी सही है। ये केवल छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में ही देखी जाती है। और लगभग 7,000 के आसपास इस ट्राइब की संख्या है। जो ये जनजाति है 7,000 के आसपास इनके समुदाय की संख्या है। और ये समुदाय भारत के जंगल में बसने वाला सबसे पहला समुदाय है क्योंकि 60,000 साल पहले ये साउथ अफ्रीका से इंडिया आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास उपयुक्त सभी। ऐसे क्वेश्चन लाने का एकमात्र जो सवाल लाने का मोटिव मेरे पास यही है क्योंकि किसी भी एक क्वेश्चन के बारे में एक से अधिक जानकारी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में मिलती है। इनकी भाषा रेमो है, ये छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भारत के जंगल में बसने वाला पहला समुदाय है। तो एक से ज़्यादा जानकारी ऐसे क्वेश्चन में मिलती है, इसलिए मैं 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे लाता हूँ हमेशा। बढ़ते आगे। हाल ही में कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बेंगलोर की सर्किल इंटरनेट कंपनी का अधिग्रहण किया है? अधिग्रहण मतलब उसको खरीद लिया है। तो किसने खरीदा है? अभी ये लोगो देख पा रहे हैं आप, ये स्नैपचैट का लोगो है। तो स्नैपचैट ने खरीदा है। अभी किसको खरीदा है? सर्किल इंटरनेट को खरीदा है। अब स्नैपचैट ने सर्किल इंटरनेट को खरीदा है तो स्नैपचैट के बारे में बात कर लें। तो स्नैपचैट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। कब हुई थी स्नैपचैट की स्थापना? 2011 में स्नैपचैट की स्थापना होती है। और स्नैपचैट के फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर है इवन स्पीगल। कौन है? इवन स्पीगल। और साथ में बॉबी मर्फी, ये 2 जने इसके फाउंडर है, इवन स्पीगल, बॉबी मर्फी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता है कि कैलिफोर्निया से सांसद कौन है अभी? तो कैलिफोर्निया से सांसद है कमला हैरिस, एमएलए वहाँ की। कौन है? कमला हैरिस, भारतीय मूल की कमला हैरिस कैलिफोर्निया की सांसद है, ये याद रखिएगा आप। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्मावती का निधन हुआ है, इनके बारे में निम्न में से सत्य कथन है। मैंने फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन लाया हूँ जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। मैं उन क्वेश्चन को इसी तरह से आपके सामने पेश करता हूँ। तो डॉक्टर पद्मावती, इनका पूरा नाम है शिव रामकृष्ण अय्यर पद्मावती। अब इनके बारे में जो संदर्भ है उनके बारे में आप विचार कीजिए। देखिए, ये देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, ये बात बिल्कुल सही है। देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? श्री रामकृष्ण अय्यर पद्मावती, ये देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। इनका जन्म म्यांमार में हुआ था, लेकिन जो WW2 वर्ल्ड वार 2 हुआ था उसके दौरान ये इंडिया आए थे और इन्होंने इंडिया में देश के पहले कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना भी की थी। तो हमारे पास सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं, उपयुक्त सभी। अभी कोविड-19 के कारण 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो ये हैं डॉक्टर पद्मावती, ये जो फोटो देख पा रहे हैं आप इनका। बढ़ते हैं, ये देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट है, इनके बारे में ये बात विशेषकर आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन से बैंक ने संकटग्रस्त एस बैंक में 7,250 करोड़ रुपए लगाने का फैसला लिया है? तो अभी ये फैसला लिया है भारतीय स्टेट बैंक ने, SBI बैंक ने अभी ये फैसला लिया है क्योंकि ब्यूरो ने इसको मंजूरी दे दी है कि आप एस बैंक को
एस बैंक के शेयर खरीद सकते हो और एस बैंक में आप पैसा लगा सकते हो। तो ये एसबीआई ने निर्णय लिया है एस बैंक में पैसे लगाने का। तो अब एसबीआई की बात आई है तो एसबीआई के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने एक बार दो बार एसबीआई का जिक्र पहले किया हुआ है, लेकिन मैं बार बार अगर रिपोर्ट करूँगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो एसबीआई की स्थापना कब होती है, सबसे पहली बात है तो एसबीआई की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को। कब होती है? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है। एसबीआई के अभी चेयरमैन कौन है? अभी एसबीआई के चेयरमैन माने तो अध्यक्ष, तो एसबीआई के अध्यक्ष है अभी रजनीश कुमार। कौन है डायरेक्टर जनरल? रजनीश कुमार। अच्छा, रजनीश कुमार अभी हैं अध्यक्ष। 7 अक्टूबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो फिर कौन बनेगा? फिर बनेगा दिनेश कुमार खारा। ये एसबीआई के आने वाले अध्यक्ष बनेंगे 7 अक्टूबर के बाद। कौन बनेंगे? दिनेश कुमार खारा। और दिनेश कुमार खारा अभी क्या है? दिनेश कुमार खारा अभी सीनियर एमडी है, यानी कि सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है। अच्छा, एसबीआई जो जनरल इंश्योरेंस है, एसबीआई के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी कंपनीज काम करती है और उनका भी नाम एसबीआई के आधार पे ही है। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ये भी एसबीआई का एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो सीईओ है वो है प्रकाश कांडपाल। उसके अलावा एसबीआई फाउंडेशन लिमिटेड भी है, इसके सीईओ हैं अश्विनी भाटिया। और उसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड भी हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड के कौन है? एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ है विनय एम टोन्स। कौन है? विनय एम टोन्स। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के, और तो इम्पोर्टेंट यही है एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। हालांकि एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी याद रखना आप कि एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट जो है तो इसके अभी सीईओ है अश्विनी कुमार तिवारी। कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। ये ध्यान रखिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत आसियान देशों के मंत्रियों की 17वें विचार विमर्श सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हमारे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था हमारे जो प्रेजेंट टाइम के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, जिन्हें आप रेल मंत्री भी कहते हो, पीयूष गोयल। इन्होंने हाल ही में जो भारत आसियान देशों के मंत्रियों की जो 17वीं विचार विमर्श का सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था पीयूष गोयल ने। अच्छा, फिर मैंने राजनाथ सिंह कौन है? ये अपने भारत के जो रक्षा मंत्री है। नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री हैं ही सही। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, मैंने बताया था आपको जब भी साइंस और स्वास्थ्य की बात आएगी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी कि ये स्वास्थ्य मंत्री भी यही हैं, परिवार कल्याण मंत्री भी यही हैं, उसके अलावा विज्ञान मंत्री हैं ये, और पृथ्वी और विज्ञान मंत्री भी यही है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अब आसियान की बात आई है तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है? ये आसियान को कुछ ऐसे लिखते हैं, आसियान। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके अलावा इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1967 में इसकी स्थापना होती है। 1967 में इसकी स्थापना होती है। प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? लिन जोक हुई। कौन है? लिन जोक हुई। ये लिन जोक हुई, ये इसके अभी अध्यक्ष हैं, लिन जोक हुई। उसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जकार्ता में इसका मुख्यालय है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि आसियान में कितने सदस्य हैं? तो मैं ये फोटो इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आज आसियान जो है वो एशियाटिक जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है। तो देखिए, लाहौस है, इसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, वियतनाम है, और ब्रुनई है, और फिलीपींस है। इंडिया भी एशिया में आता है लेकिन इंडिया इसका सदस्य नहीं है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का सबसे सस्ता रेस्पिरेटरी मास्क US9 लॉन्च किया है? अब दुनिया का सबसे सस्ता रेस्पिरेटरी मास्क, यानी कि इससे सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी और कोविड से भी आपका बचाव किया जा सकता है। ये लॉन्च किया है अभी IIT हैदराबाद ने, और ये वर्ल्ड चीपेस्ट रेस्पिरेटरी मास्क है। चीपेस्ट कैसे है? अफोर्डेबल कैसे है? क्योंकि 13 रुपये में ये मास्क मिलेगा और एक दिन इसको यूज किया जा सकता है, तो 13 रुपये पर डे इसको बोल सकते हैं हम। तो 13 रुपये पर डे में ये मास्क अवेलेबल होगा। IIT हैदराबाद ने इसे लॉन्च किया है और उन्होंने दावा भी किया है कि ये जो मास्क है ये बेटर देन है N95 से। सबसे अच्छा मास्क माना जाता है N95, ये उससे भी बेहतर मास्क है, ऐसा उनका कहना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल तिमाही में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो अभी लगभग -23.9% की GDP में अभी गिरावट देखी गई है और पिछले 40 वर्षों में पहली बार GDP में इतनी कमी आई है, -23.9%।
जो अनुमान लगाया जा रहा था एसबीआई के द्वारा वो -16% और फिर -19% इतना अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अनुमान से कहीं ज़्यादा प्रतिशत गिरावट आई है अभी जीडीपी में। तो जीडीपी में गिरावट आई है, तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? जीडीपी को बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें जो जितना भी एग्रीकल्चरल एरिया होता है, जितना भी कमर्शियल एरिया होता है, वो सब काउंट होता है इसमें। जो बैंकिंग कंपनियां हैं, भारत के प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं, उसके अलावा जो कृषि क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्र मिला के जीडीपी निर्धारित होता है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल मतलब सारा, घरेलू मतलब पूरे हिंदुस्तान का जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसको बोलते हैं जीडीपी। तो अभी ये आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें इतनी गिरावट देखी गई है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आगे। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, ये संबंधित है, तो ये राजनीति से संबंधित है। अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति, इनके बारे में कौन नहीं जानता, आप सब वाकिफ हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके सामने लाना जरूरी था। तो प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, अभी उनका निधन हो गया है। कोरोना के कारण वो अस्पताल में भर्ती थे और कल शाम को उनका निधन हो चुका है। आपके लिए आज का प्रश्न है कि हाल ही में 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता होगा। तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है, और आप जो इस अगस्त में जो भी जितने भी डेज मनाए गए उसको एक रजिस्टर में लिख लीजिए और उनको रिवाइज कीजिए। तो प्रत्येक महीना आता है, उसके ख़त्म होते ही आप उनके डेज को पेपर में लिख लीजिए, ताकि आपको वो याद रह जाएंगे, और उनको कभी कभी रिवाइज कर लिया करो, ताकि वो आपकी मेमोरी में हमेशा बने रहेंगे। थैंक यू गाइस टू सी द कंप्लीट वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो अगेन।